विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश त्योहारों का देश है। हर महीने हमारे देश में कोई ना कोई त्यौहार आ जाता है। ऐसा शायद ही कोई महीना हो जब कोई त्यौहार न मनाया जाता हो। आखिर त्यौहार किस बात के प्रतीक हैं? सोचिए, विचार कीजिए। चलो, आप भी सोचते रहें, हम आपको बताते हैं। जब समाज में कोई विशेष घटना घटती है, तब हमारे मन मयूरी से थिरक उठते हैं। उन खुशियों को सदा हमारे बीच जीवित रखने के लिए हम उन्हें यादगार के रूप में मनाने लगते हैं, और इसी से हो जाता है त्योहार का जन्म। जैसे दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत की याद में मनाया जाता है, उसी तरह से दिवाली भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाई जाती है। इस तरह आपने देखा कि त्योहार किसी न किसी खुशी का प्रतीक हैं। हमारे परिवेश में मनाए जाने वाले त्योहार मुख्य रूप से हैं होली, दिवाली, दशहरा, तीज, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, लोहड़ी। ये हम अपने आसपास या हमारे परिवेश, हमारे प्रांत या कह लें उत्तर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। इनके अतिरिक्त कुछ त्यौहार ऐसे त्यौहार हैं जो हमारे प्रदेश में नहीं मनाए जाते। हमारे आसपास के लोग उन त्योहारों के बारे में नहीं जानते। भारत एक विशाल और महान देश है। यह विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, जिस कारण से इसमें अलग अलग अंचल में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत का हमारा एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक त्यौहार है पोंगल, और यह पोंगल का जो त्यौहार है ये मकर संक्रांति के ही दिन मनाया जाता है। एक तरह से उस दिन पूरा भारत त्योहारमय होता है। और दक्षिण भारत के उस त्योहार के बारे में बताने के लिए कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है पाठ पोंगल। और आइए अब जानते हैं कि पाठ के अंदर क्या बताया गया है पोंगल के बारे में। किसान अत्यंत परिश्रमी व कर्मठ होता है। किसान के बारे में जानते हैं आप? नहीं? अच्छा, जानते हो, आप जानते हो। किसान जो खेती का कार्य करता है, सही कहा, जो खेत में काम करता है वह किसान होता है। किसान अत्यंत परिश्रमी व कर्मठ, काम के प्रति समर्पित होता है। वह बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसका जीवन प्रकृति से जुड़ा होता है। प्रकृति मतलब हमारे आसपास का वातावरण। वह प्रकृति के साथ ही हंसता, रोता है, नाचता, गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। बुआई होता है खेत को बोने का काम। बीज जो बोया जाता है खेत में उसे बुआई बोलते हैं। सिंचाई फसल को पानी देने को। और निराई होता है फसल से खरपतवार को निकालना। ये सारे काम वह अब मौसम के अनुसार करता है, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसकी जो मौसम होते हैं उसकी ज़रूरत के अनुसार वह सारे काम करता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं। थिरकना मतलब होता है नाचना। वो खुशी से झूम उठता है। भाई, जब उसकी मेहनत का फल मिलता है तो वह खुशी से झूमेगा ही। अब आपको यदि आपकी मेहनत का फल मिलेगा तब आप नाराज होते हैं? नहीं ना। तो यही बात किसान के साथ है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्यौहार है। पोंगल, यह भी आपके लिए बिल्कुल नया शब्द आया है। देखिए, भारतीय जो धरती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये त्योहारों की धरती है। यहाँ पर हर खुशी मनाने के लिए किसी न किसी त्यौहार का जन्म होता है। यह हमारे दक्षिण भारत का एक त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के दिन
मनाया जाता है। मकर संक्रांति, जिसे हम हरियाणवी में सक्रात भी कहते हैं, के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्यौहार है। पोंगल के दिन खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काट कर किसान घर लाता है। गन्ने की फसल तैयार होती है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है, यानी कि थिरक उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। अब पहले भी बताया था ना कि वह प्रकृति से जुड़ा होता है और सूर्य यानी कि वो प्रकृति की ही पूजा करना पसंद करता है, तो सूर्य की पूजा कर रहा है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं, यानी कि जो सूर्य को जो मीठे चावल चढ़ाए जाते हैं उन्हें ही पोंगल कहते हैं। इसी के कारण इस त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। हम किस दिन सफाई करते हैं पूरे घर की? बताओ बताओ। हाँ, ठीक बताया, दिवाली के दिन पूरे घर की सफाई करते हैं। इस दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन सब कुछ नया नया होता है। हो गया ना नया? नए कपड़े हो गए। और नया क्या होता है आगे देखते हैं। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता। अच्छा, बर्तन भी नया हो गया। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। एक तरह से हल्दी का पौधा है तो उससे हल्दी अभी बनी नहीं है, वह भी नया ही है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। क्या आपने कभी पकाया है? नहीं ना, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इस तरह का कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। जब चावल उबलकर पक जाते हैं तब उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, पोंगल पोंगल। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। बढ़िया भोजन समझते हो ना? हम भी तो अपने त्योहारों पर बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं। कभी खीर, चूरमा, गुलगुले, सुहाली, पकोड़े, इस तरह का भोजन हम अपने त्योहारों पर मनाते हैं ना। इस तरह का भोजन हम भी अपने त्योहारों पर बनाते हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। देखो, हम तो नहा लिए, पशु भी तो हमारे साथी हैं और किसान तो वैसे भी प्रकृति प्रेमी है। वह अपने पशुओं के लिए भी त्योहार मना रहा है। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। कुछ लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। यानी कि ये नहीं है कि खुद खा लें, पशुओं को भी कुछ बढ़िया अलग से हटकर खाने को दिया जाता है। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। अच्छा, बैलों की दौड़ भी होती है। पोंगल के दिन देखा कितना हर्षोल्लास का वातावरण होता है। सभी के लिए कुछ ना कुछ इस दिन जरूर होता है। चौथे दिन काणुम पोंगल होता है। खाना खाकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं जिनमें लोग घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं।
बताया था ना, मकर संक्रांति हम सब लोग मनाते हैं उस दिन को। हमारे यहाँ उस त्योहार को क्या कहते हैं? सक्रात। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं, चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते हैं। तो यह समझा आपने पोंगल के बारे में। अब पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। गुनगुनाना, धीमी आवाज में गाना। गुनगुनाना जैसे सभी आपने देखा होगा, नहाते समय भी, वैसे भी अकेले बैठकर दो मित्र कोई ना कोई गाना गुनगुनाने लगते हैं। तो गुनगुनाना होता है धीमी आवाज में गाना। थिरकना, थिरकना तो बता ही चुके हम, नाचना। थिरकना का मतलब है नाचना। निराई करना, निराई करना होता है फसल से खरपतवार निकालना, यानी कि फसल के आसपास उग आए घास फूस को हटाना। पोष, वो हमने पिछली कविता में पढ़ा भी था। पोष होता है पूष का महीना। प्रतीक, प्रतीक किसी चीज का निशान होता है। जैसे हमारे देश का प्रतीक हमारा तिरंगा है, हमारा राज चिन्ह है, वो शेर वाली फोटो जो तुम देखते हो नोटों पर भी, वो प्रतीक हैं, चिन्ह, संकेत भी जिसे कह सकते हैं। बुआई करना, बीज बोना। बुआई करना मतलब बीज बोना। जैसे बाजरा बोते हैं हम, गेहूं बोते हैं, तो ये क्या है? बीज बोना, बुआई करना। भोज, भोज होता है दावत। भोज मतलब खाने की दावत देना जो होता है, भोज उसको बोलते हैं दावत। भोज, दावत। मंगलमय, कल्याणकारी, जिससे भला हो, औरों के लिए भले की चीज, कल्याणकारी। संपत्ति, धन दौलत। संपत्ति किसको कहते हैं? धन दौलत को। सिंचाई, पौधों फसलों को पानी देना, यानी कि फसलों को जो पानी देना है उसे सिंचाई बोलते हैं। स्नान, स्नान होता है नहाना। स्नान क्या होता है? नहाना। अब बात करें पाठ के प्रश्न उत्तरों की। पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन लोग क्या क्या करते हैं? अब पोंगल के पहले दिन क्या क्या करते हैं ये आपने अभी अभी सुना था, और आपको ध्यान ही है। पोंगल के पहले दिन पूरे घर की सफाई की जाती है और शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल को नई फसल का त्योहार क्यों कहा गया है? अब ये तो आपको पता ही है, किसान किस लिए थिरक उठता है, नाच उठता है, आया था ना पाठ में। आप देखो, पोंगल के दिन किसान धान को काटकर घर ले आता है और गन्ने की फसल पककर तैयार हो जाती है। इस कारण से नई फसल का त्योहार कहा गया है। उस दिन सब कुछ नया होता है। पाठ को समझकर बताएं कि पोंगल के दिन क्या क्या नया होता है। पोंगल के दिन नए कपड़े, बर्तन, चावल इत्यादि सब नया होता है। पोंगल के तीसरे व चौथे दिन को क्या कहते हैं? पोंगल के तीसरे दिन को माटू पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहते हैं। अब बात करते हैं आपकी बात। आपकी बात आपसे ही संबंधित है, तो इसमें कुछ हमारा ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी एक चर्चा आपसे हो जाए तो अच्छा रहेगा। लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। आप किस त्योहार पर घर की चीज़ों को रंग करते हैं? आप किस त्योहार पर घर की चीज़ों को रंग करते हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे, आपका दिमाग की घंटी गुनगुना उठी होगी। किस त्योहार पर रंग करते हैं?
बिल्कुल सही समझा आपने। दिवाली को पूरे घर की साज सज्जा की जाती है, दीवारों पर रंग पेंट किए जाते हैं, दरवाजों को रंगा जाता है। पोंगल के दिन सभी मित्र और सगे संबंधी मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। आप मकर संक्रांति के दिन क्या क्या खाते हैं? हरियाणा में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? सकरात। और सकरात के दिन आप क्या खाते हैं? आपको पता है, उस दिन हमारे घरों में खीर बनती है, चूरमा बनता है। मकर संक्रांति के दिन हम खीर, चूरमा और क्या खाते हो? पतासे बड़े वाले खाते हो ना, वो कोथड़ी में आते हैं। किसान के जीवन में मिठास आ जाती है। इस वाक्य में जीवन में मिठास आना का मतलब है जीवन में खुशहाली आना। ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जिनसे आपके जीवन में मिठास आ जाती है? अब बच्चे हो आप, तो बच्चों के जीवन में तो मिठास प्रतिदिन ही घुली रहती है, वो तो सारा दिन ही मिठास से भरे रहते हैं। लेकिन फिर भी विशेष मिठास आती है आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं, आप कक्षा में कोई स्थान प्राप्त कर लें, या गेम में खेलते समय आप विशेष उपलब्धि प्राप्त कर लें। हमारे जीवन में मिठास आ जाती है। बस खुशी जीवन में आ जाना ही मिठास है। किसान बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम मौसम के अनुसार करता है। खेतीबाड़ी का काम करने के लिए बहुत से उपकरणों की आवश्यकता होती है। बताएं कि आपके आसपास खेतीबाड़ी में किन किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे आसपास जो हमारा परिवेश है वो सारा ही खेती आधारित परिवेश है। हमारे यहाँ किसान ही अधिक रहते हैं, तो आप देखोगे कि हम खेतों में क्या क्या प्रयोग करते हैं। कस्सी है, फावड़ा है, जेड़ी है, और गंडासी, दराती, हल और ट्रैक्टर के जो उपकरण हैं जैसे हर्रो, कल्टीवेटर, इस तरह की चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। ये सब आपकी बातें थी और इन्हें आप जानते भी हैं कि ये क्या हैं, लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी सी सुविधा के लिए मैंने कुछ बोल दिया है। भाषा की बात। अब बात करते हैं भाषा की। किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। ऊपर के वाक्यों में आए किसान शब्द की जगह किसान की पत्नी लिखकर सभी वाक्यों को दोबारा लिखें। यानी कि किसान की पत्नी, वह हो गई स्त्रीलिंग। अब हमें ऊपर के वाक्यों में को स्त्रीलिंग में बदलना है, क्योंकि किसान तो पुल्लिंग हुआ। अब देखिए, लिंग बता रखा है ना, दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आइए एक बार लिंग के बारे में पुनः समझ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, तोता, मैना। यह दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब इन वाक्यों को देखिए। अभिनव पढ़ता है, खुशी गाती है। यहाँ पर पढ़ता है से पता चलता है कि अभिनव पुल्लिंग जाति से संबंध रखता है। गाती है से पता चलता है खुशी स्त्री जाति से संबंध रखती है। इसी प्रकार के कुछ और शब्दों के उदाहरण देखिए। करता है, करती है, पाता है, पाती है, जाता है, जाती है, खाता है, खाती है, पाएगा, पाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि
हमें कुछ शब्दों से यह आभास हो जाता है कि यहाँ पर प्रयुक्त कर्ता या संज्ञा शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अनिरुद्ध दौड़ता दौड़ती है। अब अनिरुद्ध दौड़ता है या दौड़ती है, इस बारे में विचार करें। अनिरुद्ध लड़के का नाम है, यानी कि पुल्लिंग हुआ, और पुल्लिंग के लिए दौड़ता शब्द प्रयोग होगा, इसलिए अनिरुद्ध दौड़ता है। जैस्मीन गाता गाती है। जैस्मीन लड़की का नाम है, वह गाता या गाती, कौन सी क्रिया का प्रयोग होना चाहिए? बिल्कुल सही समझे, लड़की के लिए गाती शब्द का प्रयोग होगा। जैस्मीन गाती है। पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखा है या रखी है। अब पुस्तक न लड़का है न लड़की है, लेकिन हम आम बोलचाल के माध्यम से ही समझ जाते हैं पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए पुस्तक मेज पर रखी है। पानी बहता बहती है। पानी न लड़का है न लड़की है। यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि पानी पुल्लिंग शब्द है। पानी पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पानी के साथ बहता है प्रयोग होगा। पानी बहता है। नाव तैरता तैरती है। अब नाव के बारे में समझने की ज़रूरत है। नाव एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नाव तैरती है। आइए अब हम पाठ में दिए गए वाक्यों को किसान के स्थान पर किसान की पत्नी का प्रयोग करते हुए उन्हें पुनः लिखते हैं। किसान की पत्नी का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसती रोती है, नाचती गाती है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करती है। आओ योजक लगाएं। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर दो वाक्य लिखे हुए हैं। आओ योजक लगाकर इन्हें एक बनाएं। पोंगल नई फसल का त्योहार है और यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। आइए कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इन्हें ठीक प्रकार से समझते हैं। लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं। एक वाक्य, अगला वाक्य है, वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। अब इनको यदि हम एक इकट्ठा करते हैं तो इनके बीच एक योजक जो इनको जोड़ दे वो लगाना है। अब देखें, लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं और वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। मेरा नाम दीपक है, मेरे भाई का नाम आदित्य है। मेरा नाम दीपक है और मेरे भाई का नाम आदित्य है। मैं कल बाजार गया था, मैं बाजार से खिलौना लाया। मैं कल बाजार गया था और मैं बाजार से खिलौना लाया। दिव्या गाना गा रही है, शारदा नाच रही है। अब इस वाक्य को इकट्ठा करते हैं। दिव्या गाना गा रही है और शारदा नाच रही है।
लोग गाय बैलों के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। मक्का जब आग में डाला जाता है तो वह खील की तरह फूल उठता है। पहले वाक्य में फूल शब्द का अर्थ फूल या पुष्प, दूसरे वाक्य में फूल का अर्थ फूलना है। नीचे शब्द 2 बार दिए गए हैं। नीचे शब्द 2 बार दिए गए हैं। इनके अलग अलग अर्थ पता करें और लिखें। अरुण लाल, अरुण सूर्य, उत्तर एक दिशा, उत्तर जवाब। प्रश्न का जवाब देते हैं ना हम, वह भी उत्तर ही होता है। और दिशाएं भी होती हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पत्तर चिट्ठी, पत्तर पत्ता, पत्ते को भी पत्तर बोलते हैं। घटा घटाने की क्रिया, घटा बादलों का समूह। कुल, कुल का अर्थ होता है सारा या समस्त। कुल वंश को, यानी कि परिवार का एक जो समूह है उसे वंश बोलते हैं, उसे भी कुल कहते हैं। कनक, कनक गेहूं को भी कहा जाता है और कनक का अर्थ सोना भी होता है। यह भी करें। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाया जाता है। इस मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा। नीचे कुछ त्योहार दिए गए हैं, पता करें कि इनका नाम कैसे पड़ा। दशहरा अश्विन मास की 10वीं को मनाए जाने के कारण इसे दशहरा कहते हैं। दिवाली भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी, इसलिए इसे दीपावली या दिवाली कहा जाता है। होली, इस दिन होलिका का दहन हुआ था, इसलिए इसे होली कहा जाता है। तीज श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को मनाए जाने के कारण इसका नाम तीज पड़ा, क्योंकि तृतीया को तीज भी कहा जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान किसान के घर आता है। पता करें व लिखें कि और कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं। अब अनाज कौन कौन से खाए जाते हैं ये सब तो आप जानते ही हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ और जई, ये अनाज खाए जाते हैं। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। गन्ने से और क्या क्या बनता है लिखें। गन्ने से चीनी, गुड़, शक्कर, खांड और शराब बनती है। प्यारे बच्चों, आज आपने पोंगल त्योहार के बारे में जाना। पोंगल त्योहार का यह पाठ आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसके अंतर्गत आज हमने कठिन शब्दों के अर्थ जाने, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर, आपकी बात की तहत भी कुछ बातों की चर्चा हुई, फिर भाषा की बात आई। भाषा की बात के अंतर्गत हमने लिंग के बारे में जाना। लिंग के बाद हमने वाक्यों के बीच योजक लगाने सीखे, कैसे 2 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है ये सीखा। और उसके बाद हमने एक ही शब्द के 2 अर्थ, यानी कि शब्द एक है परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं, यह जाना। और त्योहारों का नाम कैसे पड़ा यह भी जाना। और उसके साथ हमने कुछ अनाजों के नामों का पता किया कि अनाज कौन से होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। इसके अलावा गन्ने से बनने वाले पदार्थों के बारे में जाना। हमारा यह पाठ अब समाप्त होता है।
आशा है यह पाठ आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।